अगस्त 1961 की एक सुबह बर्लिन की 58 वर्षीय ईडा सीकमैन जब सोकर उठी तो आसपास का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। रातों रात उनका घर 2 देशों में बंट चुका था। आइडा सीकमैन जिस बिल्डिंग में रहती थी वो एक देश में रह गया था और उस बिल्डिंग का गेट दूसरे देश का हिस्सा बन चुका था। उनकी बिल्डिंग समेत पूरे बर्लिन को 155 किलोमीटर की लंबी दीवार खड़ी कर वेस्ट बर्लिन एंड ईस्ट बर्लिन के नाम से 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। कोई भी एक हिस्से से दूसरे हिस्से में नहीं जा सकता था। आइडा के लिए हैरानी की बात यह थी कि पहले जो बर्लिन केवल पेपर्स पर बटा हुआ था, अब उसे दीवार और तारों की मदद से बांटा जा चुका था। इस दीवार को खड़ा करने के साथ ही ईस्ट जर्मनी की सरकार के सख्त आदेश थे कि कोई भी अगर वेस्ट बर्लिन जाने की कोशिश करे तो उसे फौरन शूट कर दिया जाए। इतने सख्त आदेश के बावजूद भी लोग ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाने की कोशिश में लगे हुए थे। लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर किसी भी तरह से ईस्ट के हिस्से को छोड़कर वेस्ट में पहुंचना चाहते थे। आइडा सीकमैन की बिल्डिंग में भी यही मंजर देखने को मिल रहा था। वॉल की वजह से ये बिल्डिंग तो ईस्ट बर्लिन का हिस्सा बन गई थी, लेकिन बिल्डिंग का मेन गेट वेस्ट बर्लिन में चला गया था, जिस कारण बिल्डिंग के मेन गेट को सील कर दिया गया था, जिस वजह से गेट से ना कोई अंदर आ सकता था और ना कोई बाहर जा सकता था। इसलिए पुलिस से नजर बचाकर बिल्डिंग के कुछ लोग रस्सियों से लटक कर तो कुछ पाइपों के सहारे वेस्ट बर्लिन में एंटर कर रहे थे। बिल्डिंग खाली होती जा रही थी और अब आइडा सीकमैन भी उस जगह को छोड़कर वेस्ट वाले हिस्से में जाना चाहती थी, लेकिन उम्र दराज आइडा सीकमैन के लिए 4th फ्लोर से रस्सी से लटक कर या कूद कर नीचे आना खतरे का काम था। कुछ दिनों तक आइडा ने जैसे तैसे सब्र किया, लेकिन 22 अगस्त आते आते उनका सब्र जवाब दे चुका था। 22 अगस्त की सुबह सुबह उन्होंने सबसे पहले कुछ चादरों को लपेटकर बिल्डिंग से वेस्ट साइड में फेंक दिया और फिर खुद बिल्डिंग के 4th फ्लोर से नीचे कूद गई। आइडा ने उन चादरों को पहले इसलिए फेंका था ताकि वो उन पर जंप कर सके और उन्हें चोट ना आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चादरों की पोटली काम नहीं आई, जिस कारण आइडा का सर सीधे जमीन से टकरा गया और वो खून से लथपथ हो गई। इस हादसे को देखकर आइडा को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही आइडा सीकमैन ने दम तोड़ दिया। आइडा सीकमैन की वेस्ट बर्लिन आने की ख्वाहिश अपने 59th बर्थडे से एक दिन पहले मरकर पूरी हुई। आइडा सीकमैन बर्लिन वॉल के कारण मरने वाली पहली इंसान थी, लेकिन आखिरी नहीं। इनके बाद भी 150 से ज्यादा लोगों ने बर्लिन वॉल को पार करने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी। हजारों लोग वॉल को पार करने में कामयाब रहे तो हजारों लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। लगातार पलायन और लोगों के वेस्ट बर्लिन जाने के अटेम्प्ट्स के कारण होने वाली मौतों ने बर्लिन वॉल को पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना दिया था। जगह जगह बर्लिन के बंटवारे की निंदा की जा रही थी। बर्लिन समेत जर्मनी के अन्य हिस्सों में इस वॉल को तोड़ने के लिए आंदोलन किए जा रहे थे। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देश सोवियत यूनियन से बर्लिन वॉल को हटाने की अपील कर रहे थे, लेकिन सोवियत पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हालांकि धीरे धीरे करके वक्त के पन्ने पलटते गए और बंटवारे के बोझ के नीचे दबे एक ही शहर के 2 देशों में बटे लोगों ने बगावत कर दी और फाइनली 28 साल बाद इस वॉल को गिरा दिया गया। 13 अगस्त 1961 को शुरू हुई बर्लिन वॉल की ये कहानी 28 सालों तक लाखों लोगों को तड़पाकर और सैकड़ों लोगों को मौत की नींद सुलाकर 9 नवंबर 1989 में जाकर खत्म हुई। हालांकि बर्लिन वॉल की इस कहानी में हैरान कर देने वाले कई सवाल है। आखिर क्यों ईस्ट जर्मनी को शहर के बीचों बीच सैकड़ों किलोमीटर लंबी वॉल को बनाना पड़ा? क्यों लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इस दीवार को पार करना चाहते थे? आखिर क्यों ये माइग्रेशन सिर्फ ईस्ट जर्मनी की तरफ से ही हो रहा था? और आखिर कैसे इस बर्लिन वॉल को तोड़ा गया? जर्मनी का इतिहास हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। इन चर्चाओं में सबसे ज्यादा जगह अडोल्फ हिटलर, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 ने बना रखी है। बर्लिन वॉल की ये कहानी भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आखिरी सिरे से जुड़ी हुई है। वो ऐसे कि 1945 में एलाइड पावर्स द्वारा एक्सिस पावर्स को हराकर वर्ल्ड वॉर 2 को विराम दे दिया गया था। हारने वाली एक्सिस पावर्स में जर्मनी आता था, जिस वजह से एलाइड पावर्स के जीतते ही जर्मनी पूरी तरह से उनके कंट्रोल में आ गया। जर्मनी का भविष्य अब एलाइड कंट्रीज के हाथों में था। जर्मनी के लोग जहां वर्ल्ड वॉर 2 के कारण हुई तबाही से गुजर रहे थे, तो वही अब उनके जीवन की बागडोर युद्ध में जीतने वालों के हाथों में जा चुकी थी। जर्मनी के भाग्य का फैसला एलाइड पावर्स ने याल्टा एंड पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस के थ्रू किया, जिसमें यह तय हुआ कि जर्मनी को 4 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, जिन पर चारों एलाइड पावर्स रूल करेंगी। जर्मनी के नॉर्थ वेस्ट की लगाम ब्रिटेन को दे दी गई, साउथ का हिस्सा यूनाइटेड स्टेट्स को सौंप दिया गया और साउथ वेस्ट फ्रांस के अंडर आया। इसके अलावा जर्मनी का ईस्ट पार्ट सोवियत यूनियन के कंट्रोल में ही छोड़ दिया गया।
अब यूं तो एलाइड पावर्स ने मिलकर इस जंग को जीता था, लेकिन सोवियत यूनियन के साथ बाकी एलाइज कंट्रीज की कुछ खास बनती नहीं थी। सोवियत के साथ बाकी की एलाइज कंट्रीज के न बनने का कारण आइडियोलॉजी था। एक और जहां सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानता था, तो वही यूएस, यूके और फ्रांस कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते थे। इसी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के कारण जर्मनी को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही थी। जहां बाकी की एलाइड कंट्रीज जर्मनी में डेवलपमेंट के पक्ष में थी, तो वही सोवियत यूनियन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन इन्वेजन्स के कारण हुए बड़े नुकसान को जर्मनी से वसूलने के पक्ष में था और जर्मनी के रिसोर्सेज को मॉस्को के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन का मानना था कि जर्मनी को विखंडित और विभाजित कर दिया जाए ताकि वो यूरोपियन पीस एंड सिक्योरिटी को फिर से खतरे में डालने के लिए फॉर्मर स्ट्रेंथ को ना पा सके। जैसे जैसे जर्मनी के डिवीजन की रूपरेखा साफ होती जा रही थी, वैसे वैसे सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच कोल्ड वॉर का माहौल बनता जा रहा था। इसी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के कारण यूएस, यूके एंड फ्रांस ने जर्मनी के ऑक्यूपाई किए हुए तीनों हिस्सों को मिलाकर एक कर दिया और 1949 में 4 टुकड़ों में बिखरा जर्मनी 2 हिस्सों में सिमट गया। जर्मनी का साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ, जो कि फ्रांस, ब्रिटेन और यूएस के कंट्रोल में था, वो एक होकर फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी बन गया, जिसे वेस्ट जर्मनी के नाम से जाना गया। वही सोवियत यूनियन के अंडर आने वाला ईस्ट जर्मनी जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। यानी अब जर्मनी 2 हिस्सों में डिवाइडेड था, ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी। लेकिन जर्मनी का ये डिवीजन केवल ज्योग्राफिकल नहीं था, बल्कि ये बंटवारा अब आइडियोलॉजी और माइंडसेट का भी बन चुका था। साथ ही इस समय तक अमेरिका एंड सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। इसलिए वेस्ट जर्मनी का भविष्य अमेरिका की साख का सवाल बन गया था और अमेरिका यहाँ पर खूब पैसा पंप कर रहा था, जिस कारण वेस्ट जर्मनी में जमकर विकास हुआ। वहाँ इंडस्ट्रीज क्रिएट की गई, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बनाया गया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को सेटअप किया गया। इस तरह डेवलपमेंट होने से यहाँ के लोग बेटर लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पा रहे थे और इनकी इकोनॉमी भी ग्रो कर पा रही थी। लेकिन वही दूसरी ओर ईस्ट जर्मनी में इसका ऑपोजिट हो रहा था। वहाँ सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का डोमिनेंस था, जिस कारण वहाँ हॉस्पिटल्स में इलाज और स्कूल्स में शिक्षा तो मुफ्त में मुहैया हो जाती थी, लेकिन इनके रिसोर्सेज को मॉस्को के द्वारा इस्तेमाल करने के कारण डेवलपमेंट में ईस्ट जर्मनी काफी पिछड़ता जा रहा था। वहाँ हर एक चीज पर पूरी तरह से सोवियत का कंट्रोल था। इस वजह से ना तो वहाँ ज्यादा कंपनी स्टैब्लिश हो पा रही थी और ना ही कोई विकास का काम हो पा रहा था। इन सभी कारणों से ईस्ट के लोग बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी और बेहतर कमाई के लिए वेस्ट जर्मनी आना जाना शुरू कर चुके थे। वेस्ट जर्मनी में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, कंपनीज और रेस्टोरेंट्स, हर वो चीज थी जो ईस्ट जर्मनी के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के बीच कोई पक्का बॉर्डर नहीं था। दोनों ही देश के लोग एक दूसरे के दोस्त और रिश्तेदार थे, इसलिए आना जाना लगा रहता था। ईस्ट से वेस्ट कुछ लोग जॉब तो कुछ वहां शॉपिंग करने जाते और वापस ईस्ट में आ जाते। इस तरह लाखों लोगों का ईस्ट से वेस्ट रोज का आना जाना बन चुका था। लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ ईस्ट की तरफ से ही ये आना जाना लगा हुआ था, बल्कि काफी लोगों का वेस्ट से ईस्ट में भी आना होता था। दरअसल कैपिटलिस्ट कंट्रीज के अंडर वेस्ट जर्मनी में डेवलपमेंट तो हो रहा था, लेकिन डेवलपमेंट के कारण वहां के हॉस्पिटल समेत स्कूल की फीस भी काफी महंगी हो गई थी, जिस वजह से वेस्ट से कुछ लोग ईस्ट में मुफ्त इलाज के लिए आ जाते, तो कुछ लोग फ्री एजुकेशन के लिए अपने बच्चों का एडमिशन ईस्ट जर्मनी के स्कूल्स में करा देते। लेकिन जैसे ही उन बच्चों की पढ़ाई पूरी होती, वो हाई पेइंग जॉब्स और बेटर लाइफस्टाइल के लिए वापस अपने देश वेस्ट जर्मनी लौट जाते। एक तरफ वेस्ट के लोग ईस्ट में आकर वहां के रिसोर्सेज को यूज करके वापस अपने देश लौट रहे थे, तो वही खुद ईस्ट की पब्लिक भी नौकरी और काम के लिए वेस्ट जर्मनी का रुख कर रही थी। इस तरह जहां वेस्ट जर्मनी को इकोनॉमिक और सोशल गेन मिलता जा रहा था, तो वही ईस्ट जर्मनी डेवलपमेंट में स्ट्रगल करने की वजह से पिछड़ता जा रहा था। सोवियत यूनियन की चिंता तब और बढ़ गई जब ईस्ट से वेस्ट में लोगों का आना जाना धीरे धीरे करके पलायन में बदलने लगा। जो लोग काम और नौकरी की वजह से वेस्ट जर्मनी में जाते थे, वो लोग वहां की चकाचौंध और तरक्की को देखकर धीरे धीरे परमानेंटली वही शिफ्ट होने लगे। 1949 से 1961 के बीच 3 मिलियन लोग ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी चले गए। इनमें अधिकतर पढ़े लिखे काम करने वाले जवान लोग थे। ऑन रिकॉर्ड अगर माइग्रेशन करने वालों के नंबर्स को देखा जाए तो 1954 से 1960 के दौरान 15,000 से ज्यादा टीचर्स, 4,600 के आसपास डॉक्टर्स और लगभग 15,500 इंजीनियर्स एंड टेक्निकल
एक्सपर्ट्स बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए हमेशा के लिए ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी में माइग्रेट कर चुके थे। इनके माइग्रेशन की वजह से ईस्ट जर्मनी में अच्छे पेशेवर लोगों की भारी कमी पड़ती जा रही थी और जर्मनी का ये ईस्टर्न पार्ट बुरी तरह पिछड़ता जा रहा था। ईस्ट जर्मनी के लिए प्रॉब्लम तब और बढ़ने लगी जब प्रोफेशनल्स के साथ साथ आम लोग भी ईस्ट जर्मनी छोड़कर वेस्ट जर्मनी जाने लगे। ईस्ट से वेस्ट जाने वालों की तादाद देखते ही देखते 1000 का आंकड़ा पार कर लाख के आंकड़े को छू चुकी थी। पलायन करने वाले लोग अपने सामान की भी चिंता नहीं कर रहे थे। उनके लिए ईस्ट जर्मनी को छोड़ना इतना जरूरी हो गया था कि वो अपना घर और सामान सब पीछे छोड़कर वेस्ट में माइग्रेट करने लगे थे। लोगों के माइग्रेशन का मेन सेंटर बर्लिन बना हुआ था, क्योंकि माइग्रेशन को रोकने के लिए 1958 में ईस्ट जर्मन गवर्नमेंट ने ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के बीच के बॉर्डर्स को क्लोज कर दिया था, जिस वजह से केवल बर्लिन के जरिए ही आना जाना किया जा सकता था। दरअसल बर्लिन यूं तो ज्योग्राफिकली ईस्ट जर्मनी के हिस्से में आता था, लेकिन जर्मनी की कैपिटल होने के कारण बर्लिन का भी बंटवारा कर दिया गया था। 1945 में ही जर्मनी के साथ साथ बर्लिन को भी 4 हिस्सों में बांट दिया गया था। लेकिन 1949 में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने जब एक होकर गवर्नमेंट चलाने का फैसला किया, तब जिस तरह जर्मनी 4 हिस्सों की जगह वेस्ट और ईस्ट के 2 हिस्सों में बंट चुका था, उसी तरह 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ बर्लिन भी 2 भाग में बंटकर रह गया था। जर्मनी की तरह यहाँ भी वेस्ट बर्लिन और ईस्ट बर्लिन मौजूद थे। हालांकि जर्मनी की तरह बर्लिन भी 2 जोन्स में डिवाइडेड था, लेकिन बर्लिन के वेस्ट और ईस्ट में इतने रिस्ट्रिक्शंस और बॉर्डर्स नहीं थे जितने वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी की सीमाओं पर थे। ईस्ट जर्मनी ने अपने सभी बॉर्डर्स को हाई सिक्योरिटी से कवर कर रखा था, जिस कारण कोई अगर ईस्ट से वेस्ट में जाना भी चाहता था तो बहुत सारे पेपर वर्क से गुजरने के बाद ही उसको जाने दिया जाता था। इस पूरे प्रोसेस में कभी हफ्ता तो कभी महीनों का टाइम लग जाता था। इसके अलावा हर किसी को ट्रैवल की परमिशन मिल जाए, इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं होती थी। लेकिन बर्लिन का मामला बिल्कुल अलग था। यहाँ से बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता था। एयर कनेक्टिविटी के थ्रू वेस्ट बर्लिन वेस्ट जर्मनी से जुड़ा हुआ था, जिस कारण लोग वेस्ट बर्लिन पहुंचकर इजीली वेस्ट जर्मनी के हिस्से में एंटर कर सकते थे। इसी वजह से लोगों का माइग्रेशन बर्लिन के रूट से ही ज्यादा हो रहा था। ईस्ट जर्मनी के लिए बर्लिन एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन चुका था। एक तरफ जहां लाखों लोग ईस्ट जर्मनी को छोड़कर वेस्ट की ओर जा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज ने बर्लिन में अपने जासूस बिठा रखे थे, जिनका मिशन सोवियत गवर्नमेंट के हर एक एक्शन पर नजर रखना और वहां की सीक्रेट इंफॉर्मेशंस को हासिल करने का था। इन्हीं सब इंसिडेंट्स के कारण उस दौरान जर्मनी में कोल्ड वॉर की सिचुएशन पीक पर जा चुकी थी। सोवियत और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच इस कदर बात बिगड़ चुकी थी कि 10 नवंबर 1958 को सोवियत प्रीमियर निकिटा क्रूशेव ने एक स्पीच के दौरान वेस्टर्न पावर्स को 6 महीनों के अंदर अंदर वेस्ट बर्लिन से अपनी सेना को खाली कर देने का अल्टीमेटम दे दिया था। हालांकि वेस्टर्न पावर्स ने क्रूशेव की बात को ना मानते हुए अपनी सेना को वेस्ट बर्लिन में बरकरार रखा। इस इंसिडेंट के बाद अमेरिका और सोवियत के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही जा रहा था। इस टकरार ने भयंकर रूप तब ले लिया जब 1960 में सोवियत यूनियन द्वारा क्यूबा में स्पाई कर रहे अमेरिकन U-2 स्पाई प्लेन को मार गिराया गया। अमेरिका ने क्यूबा में अपने प्लेन के घुस जाने का कारण खराब मौसम को बताया, लेकिन अमेरिका का यह बहाना काम नहीं कर सका। अब सोवियत और अमेरिका के बीच की खाई को पाट पाना मुश्किल था। साथ ही अब यह भी क्लियर हो गया था कि सोवियत यूनियन और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच समझौते की उम्मीद करना बेकार है। सोवियत यूनियन काफी बड़े चैलेंजेस से घिरा हुआ था। एक तरफ जहां वो वेस्टर्न पावर्स के साथ उलझा हुआ था, तो वही उसके अंडर काम कर रही ईस्ट जर्मन गवर्नमेंट ईस्ट जर्मनी से लोगों के पलायन को रोक पाने में पूरी तरह से फेल होती जा रही थी। लोगों के माइग्रेशन के आंकड़े को देखकर सोवियत के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। 1945 से 1961 तक के बीच लगभग 30 लाख लोग ईस्ट जर्मनी छोड़कर वेस्ट जर्मनी में जाकर बस चुके थे, जो कि ईस्ट जर्मनी की अप्रोक्सीमेटली 20% पॉपुलेशन थी। इन जाने वाले लोगों में बहुत से लोग वेल स्किल्ड और टॉप प्रोफेशनल्स थे, जो किसी भी देश की इकोनॉमी और ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। इन सभी वजहों से ईस्ट जर्मनी न सिर्फ पिछड़ता जा रहा था, बल्कि ईस्ट जर्मन गवर्नमेंट की साख पर भी सवाल उठने शुरू हो गए थे। अब सोवियत यूनियन को कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत महसूस हो रही थी। लोगों के माइग्रेशन में बर्लिन की सबसे अहम भूमिका थी, इसलिए बर्लिन में एक्शन लेने का प्लान बनाया जाने लगा।
प्लान को इतना सीक्रेट रखा गया था कि ईस्ट जर्मनी के ऑफिसर्स तक को इस प्लान के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। दरअसल ये प्लान वेस्ट बर्लिन की घेराबंदी करने का था। सोवियत प्रीमियर निकिता क्रूशेव से परमिशन मिलते ही ईस्ट जर्मन के लीडर वॉल्टर ऑल्ब्रिcht ने वेस्ट बर्लिन की घेराबंदी करने की तैयारी को तेज कर दिया। 24 जुलाई 1961 को वॉल्टर और कम्युनिस्ट पार्टी के सुरक्षा विभाग ने यह हिसाब लगाया कि इस घेराबंदी को सफल बनाने के लिए 27,000 लोगों की जरूरत पड़ेगी। साथ ही इस घेराबंदी में 500 टन कंटीले तार भी चाहिए होंगे। वॉल्टर ऑल्ब्रिcht द्वारा सुरक्षा का हवाला देकर पहले सेना को सीमाओं पर तैनात किया गया और फिर गुप्त तरीके से कंटीले तारों को इंपोर्ट कराया गया। तैयारी पूरी होते ही वॉल्टर ऑल्ब्रिcht ने वेस्ट बर्लिन की घेराबंदी करने का आदेश दे दिया, जिसकी शुरुआत 12 अगस्त 1961 की आधी रात को ही कर दी गई। 13 अगस्त 1961 की सुबह जब बर्लिन के लोग सोकर उठे तो उनकी हैरानी का अंदाजा लगा पाना मुश्किल था। उनके सामने बर्लिन 2 हिस्सों में बंट चुका था। बर्लिन का जो डिवीजन अभी तक सिर्फ पेपर और मैप पर था, अब वो बंटवारा कंटीले तार और कंक्रीट की दीवार से जग जाहिर हो चुका था। कई घर बंटवारे की दहलीज बन चुके थे। किसी परिवार का एक घर दीवार के एक तरफ था तो दूसरा घर दीवार की दूसरी तरफ रह गया था। परिवार, पड़ोसी, यार, दोस्त और रिश्तेदार रातों रात सबके बीच एक दीवार खड़ी हो गई थी, जिसे बर्लिन वॉल का नाम दिया गया। लेकिन यहाँ बात सिर्फ बर्लिन की सीमा पर दीवार खड़ी करने की नहीं थी, बल्कि लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये बन गई थी कि कोई भी इस दीवार को पार कर वेस्ट बर्लिन नहीं जा सकता था। हर रोज की तरह सीमा पर ईस्ट बर्लिन से वेस्ट बर्लिन जाने वालों की भारी भीड़ जमा थी। लेकिन अब इस भीड़ को रोकने के लिए बर्लिन वॉल और ईस्ट जर्मन की पुलिस फोर्स तैनात थी, जिनका मकसद किसी भी कीमत पर लोगों को वेस्ट बर्लिन जाने से रोकने का था। वेस्ट बर्लिन जाने से रोकने का कारण सिंपल था, क्योंकि सिर्फ वेस्ट बर्लिन ही था जहां से ईस्ट जर्मनी के लोग आसानी से वेस्ट जर्मनी जा सकते थे। हालांकि इतनी घेराबंदी और सिक्योरिटी के बाद भी कई लोग वेस्ट बर्लिन तक पहुंचने में सफल हो रहे थे, जिस वजह से इस वॉल को और पुख्ता बनाने की कोशिश की जाने लगी। पहले जहां काफी जगह कंटीले तार थे, तो वही अब स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स के इस्तेमाल से इस वॉल को बनाया जाने लगा। बर्लिन की इस वॉल को लगभग 155 किलोमीटर लंबा और 13 फीट ऊंचा बनाया गया, जिसे सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 साइड से खड़ा किया गया था। दोनों साइड की दीवारों के बीच लगभग 100 मीटर का डिस्टेंस छोड़ा गया था। कोई भी इंसान वॉल को पार करने की कोशिश ना कर सके, इसके लिए वॉल की दोनों साइड्स के बीच रेत के अंदर लैंडमाइंस बिछा दी गई। दीवारों के बीच के इस एरिया को डेथ स्ट्रिप का नाम दिया गया था, क्योंकि इसे पार करना लगभग मौत को गले लगाने जैसा था। इसके अलावा जगह जगह चेक पॉइंट्स बनाकर वहां गार्ड्स को तैनात कर दिया गया। बर्लिन के बॉर्डर्स पर हमेशा सेना द्वारा राउंड लगाए जाने लगे। कुल मिलाकर ईस्ट जर्मनी द्वारा हर वो कोशिश की जा रही थी जिससे लोगों का माइग्रेशन रोका जा सके। अचानक से बर्लिन वॉल का खड़ा हो जाना और इस तरह बर्लिन का 2 हिस्सों में बंट जाना पूरी दुनिया के लिए बहस का मुद्दा बन चुका था। लोग अपनी अपनी समझ के हिसाब से राय रख रहे थे। कुछ के हिसाब से सोवियत के इस कारनामे को मजबूरी का नाम दिया गया, तो कुछ का मानना था कि इस तरह जबरदस्ती से लोगों को देश में कैद करना जनता के अधिकारों के खिलाफ था। जहां बर्लिन वॉल दुनिया के लिए चर्चा का विषय बना हुआ था, तो वही ये दीवार ईस्ट जर्मनी के लोगों की जिंदगी का कांटा बनी हुई थी। इतनी पाबंदियों और हाई सिक्योरिटी के बाद भी लोग बर्लिन वॉल को पार करने की फिराक में लगे हुए थे। जिनके घर वॉल से सटे हुए थे, वो लोग घर की खिड़कियों से कूदकर वेस्ट में जाने की कोशिश में लगे हुए थे। इस कोशिश में कई लोगों की मौत भी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी लोग अपनी जान की परवाह किए बिना ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की खिड़कियों से छलांग लगा रहे थे। रस्सियों से लटक कर वेस्ट के हिस्से में दाखिल हो रहे थे। लोगों की इस कोशिश को रोकने के लिए ईस्ट जर्मनी ने एक और एक्शन लिया और इस वॉल के आसपास जितने भी घर थे उनकी खिड़कियों को बंद कर दिया। इस दौरान ईस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी का काम इस वॉल को प्रोटेक्ट करना और लोगों को वेस्ट जर्मनी जाने से रोकना ही बन गया था, जिसमें गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा और बहुत ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा था। ईस्ट जर्मनी में विकास के काम लगभग ठप पड़ते जा रहे थे। साल दर साल बदलते रहे। बर्लिन वॉल की सिक्योरिटी को और टाइट किया जाता रहा, जिस कारण लोगों का माइग्रेशन बहुत हद तक कंट्रोल तो हो चुका था, लेकिन ये पूरी तरह से अभी भी खत्म नहीं हुआ था। हजारों लोग अभी भी अपनी जान को जोखिम में डालकर इस वॉल को पार करने में लगे हुए थे। लोगों द्वारा अलग अलग तरह के एस्केप अटेम्प्ट्स किए जा रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर से बचकर कोई हॉट एयर बलून की मदद से, तो कोई जमीन के नीचे सुरंग बनाकर इस वॉल को पार कर रहा था। 1989 आते आते जहां 5000 लोग इस वॉल को
पार करने के अटेम्प्ट्स में सफल हो चुके थे तो वही सैकड़ों लोगों की कोशिशें नाकाम हो चुकी थी, जिसके चलते उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ गई। वॉल को पार करने के चक्कर में कुछ लोग लैंड माइन्स के शिकार हो गए तो कुछ को ईस्ट जर्मन पुलिस ने शूट कर दिया। इस तरह के मौत के आंकड़ों से लोगों के मन में बर्लिन वॉल को पार करने का भय बैठ चुका था। लोगों की बड़ी तादाद अब बर्लिन वॉल को एस्केप करने की कोशिश को छोड़ चुकी थी। इस तरह की जोर जबरदस्ती से लोगों के मन में डर बिठाकर गवर्नमेंट उन्हें बर्लिन के रास्ते वेस्ट जर्मनी जाने से रोक पाने में तो सफल रही, लेकिन अब लोगों के अंदर सरकार के खिलाफ नफरत पैदा होने लगी थी और ये नफरत अब आंदोलन का रूप लेती जा रही थी। ईस्ट जर्मनी समेत वेस्ट बर्लिन और वेस्ट जर्मनी में सोवियत यूनियन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए थे। जगह जगह लाखों की तादाद में इकट्ठी हुई भीड़ के द्वारा सरकार का विरोध किया जा रहा था। जहां एक तरफ लोगों का आक्रोश था तो वही अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन द्वारा सोवियत प्रीमियर मिखाइल गोर्बाचेव से इस वॉल को हटाने की मांग की जा रही थी। दरअसल रोनाल्ड रेगन सोवियत से बर्लिन वॉल को गिराने की बस अपील ही कर सकते थे, क्योंकि वेस्ट बर्लिन पर बेशक यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज का कंट्रोल था, लेकिन वेस्ट बर्लिन चारों तरफ से ईस्ट जर्मनी से घिरा हुआ था, जिस कारण वहां सोवियत के खिलाफ चाहकर भी कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लिया जा सकता था। लेकिन अमेरिका स्पीचेस के जरिए ईस्ट जर्मनी में सोवियत यूनियन के खिलाफ हो रहे आंदोलन की बात को पूरी दुनिया में पहुंचा रहा था, जिस वजह से पूरी दुनिया में सोवियत यूनियन की छवि पर बुरा असर पड़ रहा था। लगातार डिक्लाइन हो रही इकोनॉमी एंड बढ़ते प्रोटेस्ट से सोवियत यूनियन फिर से मुश्किलों से घिर चुका था। बर्लिन वॉल की वजह से एक तरफ जहां वेस्टर्न कंट्रीज का उस पर दबाव था तो वहीं दूसरी ओर ईस्ट जर्मनी की जनता बेकाबू हो चुकी थी। लोगों के प्रोटेस्ट का सोवियत पर भारी प्रेशर था। सोवियत यूनियन अंदर और बाहर दोनों जगह से घिरा हुआ था। इसी दबाव के चलते सोवियत और ईस्ट जर्मनी की सरकार ने नवंबर 1989 में ईस्ट से वेस्ट जाने की स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस में कुछ ढील देने का फैसला लिया। गवर्नमेंट द्वारा ऐसी गाइडलाइंस तैयार की गई जिनके चलते लोगों के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने को आसान बनाया जा सके, यानी बिना किसी रोक टोक के पासपोर्ट और कुछ अदर पेपर वर्क्स के बाद लोग इजीली ईस्ट से वेस्ट जा सकते थे। इन्हीं गाइडलाइंस के अनाउंसमेंट के लिए 9 नवंबर 1989 की शाम को जल्दबाजी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को अरेंज किया गया। ईस्ट जर्मनी ने अपने स्पोक्स पर्सन गंटर शबाउस्की को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा था, जिसको टीवी पर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। टीवी के जरिए ईस्ट जर्मनी का हर एक इंसान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर बनाए हुए था। गंटर शबाउस्की द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू किया गया, जिसमें उन्होंने ट्रैवल के स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस की वजह से लोगों को होने वाली परेशानियों के बारे में बताया। उन्होंने फिर इन रेगुलेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस को ईज डाउन करने की बात कही, जिसके चलते लोग इजीली ईस्ट से वेस्ट ट्रैवल कर सकते थे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होते होते बाय मिस्टेक कुछ ऐसा हुआ जो बर्लिन वॉल के मिटने का कारण बनने वाला था। दरअसल जिन ट्रैवल रेगुलेशंस में ढील देने की गाइडलाइंस को लेकर शबाउस्की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके बारे में शबाउस्की को खुद भी ज्यादा डिटेल में जानकारी नहीं थी। मीडिया को भी उनके सोचने और जवाब देने के तरीके से इस बात का अंदाजा हो गया था, जिस कारण मीडिया ने बर्लिन वॉल को लेकर उन पर सवालों की बौछार कर दी। इन सवालों की बौछार की वजह से शबाउस्की हड़बड़ाहट में आ गए, जिसके चलते उन्होंने एक बात कहकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म कर दिया। शबाउस्की ने कहा कि ईस्ट जर्मन्स वेस्ट जर्मनी जाने के लिए स्वतंत्र है। लोग किसी भी रूट से वेस्ट जर्मनी जा सकते हैं। अब लोग चाहे तो बर्लिन वॉल के थ्रू भी वेस्ट के हिस्से में जा सकते हैं और ये नियम आज और अभी से लागू किया जाता है। इस बात की घोषणा शबाउस्की द्वारा हड़बड़ाहट के कारण हुई थी। वो जल्दबाजी में लोगों को ट्रैवल के लिए पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट प्रोसेस की बात कहना भूल गए थे, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। ईस्ट जर्मनी में ये खबर हवा की तरह फैल गई थी। न्यूज चैनल्स पर हेडलाइंस बन गई थी, जिनमें गवर्नमेंट द्वारा बर्लिन वॉल को गिराए जाने और लोगों के पहले की तरह ईस्ट से वेस्ट ट्रैवल कर पाने की बात कही गई थी। इस खबर के केवल 1 घंटे के अंदर ही रात 8 बजे लाखों की भीड़ बर्लिन वॉल के दोनों साइड इकट्ठा हो चुकी थी। टीवी पर अनकंडीशनली ट्रैवल की अनाउंसमेंट और इस तरह की भीड़ को देखकर सिक्योरिटी फोर्सेस ने सुपीरियर ऑफिसर से कॉल पर बातचीत की, जिसमें उन्हें लोगों को रोकने का आदेश मिला। लेकिन पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स लाखों लोगों की इस भीड़ के आगे बेबस पड़ चुके थे, जिस कारण उनके कोई भी एक्शन न लेने की वजह से लोग गेट से कूदकर ईस्ट से वेस्ट जाना शुरू कर चुके थे। वहीं कुछ लोग हथौड़े के इस्तेमाल से वॉल पर तेजी से चोट कर रहे थे, जिस कारण बर्लिन वॉल का काफी हिस्सा ढहता जा रहा था। जिस तरह अचानक से 13 अगस्त 1961 के दिन बर्लिन वॉल को एग्जिस्टेंस में लाया गया था, उसी तरह अचानक से 9 नवंबर 1989 को बर्लिन वॉल का अस्तित्व मिटता जा रहा था।
ईस्ट जर्मन गवर्नमेंट इस बर्लिन वॉल को हटाना नहीं चाहती थी, लेकिन उनके स्पोक्सपर्सन की एक मिस्टेक से बर्लिन वॉल पूरी तरह से गिरने की कगार पर थी। वॉल के बचे हुए ढांचे की अब कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं थी। इस तरह 9 नवंबर 1989 को अनऑफिशियली बर्लिन वॉल को डिमोलिश कर दिया गया और अगले साल 1990 में आधिकारिक तौर पर तोड़ दिया गया। बर्लिन वॉल के गिरने के बाद 3 अक्टूबर 1990 को ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी को वापस से जोड़ दिया गया, जिस कारण जर्मनी फिर से एक हो गया। 1989 में बर्लिन वॉल के गिरने से जहां एक साल बाद 1990 में जर्मन का रीयूनिफिकेशन हुआ, तो वही उसके अगले साल ही 1991 में सोवियत यूनियन पूरी तरह कोलैप्स हो गया।